फिर बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स के बारे में इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ एंड दैट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जब हम बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स बनाते हैं वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक होगा जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वी कैन से इम्पॉर्टेंट टिप्स in preparation of profit and loss account and balance sheet of banking companies। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स होंगे हमारे स्टूडेंट के लिए कि इसकी हमें ट्रीटमेंट कहाँ पे करना होगा जो हमारी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बारी बारी अपनी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। नंबर 1 हमारी जो यहाँ पे आज का डिस्कशन होंगी इस वीडियो में, दैट विल बी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है, इसको हम कहाँ पे डील करेंगे, हाउ टू डील विद इट। और चाहे वो हमारा ओपनिंग रिबेट हो, अब इसमें हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। एक मेरा इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, इसका हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, वी हैव टू लर्न। तो क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये हमें नोट करना है कि कहाँ कहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होगा। नंबर 2 जो हमारी आइटम होगी डिस्कशन की इस वीडियो में, दैट विल बी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट आगे अगर हमें एडजस्टमेंट में आते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड सिमिलरली प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे विद द इलस्ट्रेटिव फिगर। मैं अपने आप इलस्ट्रेशन ले लूँगा अमाउंट की एंड आई हैव टू डिस्कस। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड हाउ इट इज़ ट्रीटेड इन P&L एंड बैलेंस शीट। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रोविज़न फॉर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। अब हमारा डिविडेंड टू शेयर होल्डर कहाँ पे जाएगा, इफ़ इट इज़ इन एडजस्टमेंट, अगर ये एडजस्टमेंट में है, और गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो हम डिविडेंड को कहाँ पे ट्रीट करेंगे, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक नया और पॉइंट होगा जो हमारे डिस्कशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो ये हमारे टॉपिक होंगे, ये मेरी एडजस्टमेंट होंगी जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, हाउ टू ट्रीट इट, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा, आई वांट टू डिस्कस द ट्रीटमेंट। तो व्हेन आवर ट्रांजैक्शंस आर गिवन, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन आइटम्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर हमें ट्रांजैक्शन और आइटम हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट सिंगल होता है, ये हमें याद रखना है, उनका सिंगल ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो बैलेंस शीट में हो। अब यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, तो ये हमें माइंड में रखना है। अब अगर हमारे ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में हैं तो उनका सिंगल ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पे हम एक बात कहते हैं, इफ़ आइटम्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट, वहाँ पे बैलेंस नहीं है, एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट में गिवन है, देन दैट विल हैव
then it transaction will have double effect. अब इनका डबल इफ़ेक्ट होगा, यानी हमें कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा, यानी हमारा P&L में भी होगा और बैलेंस शीट में भी होगा। तो ये हमें माइंड में रखना है, बोथ हमें यहाँ पे डबल इफ़ेक्ट देना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट में है तो उनका डबल है, अगर ट्रायल बैलेंस में या तो वो बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो दोस्तों मैं पहली आइटम डिस्कस करने वाला हूँ, एंड दैट बिलोंग टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब यहाँ पे हम फिगर लेके बताते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, सपोज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज़ गिवन 5 लाख रुपीज़ और ये हमारा क्लोजिंग रिबेट है। दोस्तों एक बात याद रखना, पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारा क्लोजिंग है, एंड सिमिलरली मेरे पास गिवन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और इसका अमाउंट हमें गिवन है ₹1 लाख, और ये अमाउंट हमें गिवन है 1/1/2016, और इसका क्लोजिंग का हमें टाइम गिवन है 31 दिसंबर 16, एंड बोथ आर गिवन। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखनी है समझने के लिए। अगर हम एग्जांपल लें कि बोथ द ट्रांजैक्शंस आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब मेरे पास क्लोजिंग रिबेट है 5 लाख रुपए, और ओपनिंग, क्योंकि हमें तारीख से पता लग जाता है 1/1/16 जो 1 लाख है वो मेरा ओपनिंग है, और हमें ट्रांजैक्शन गिवन है ट्रायल बैलेंस में। अब इसको हम ट्रीट कहाँ करेंगे। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, तो नंबर 1 ट्रीटमेंट, तो ये मेरा नंबर 1 सॉल्यूशन मैंने लिखा। सपोज हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, दोस्तों आपको पता होगा इनका ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स में, जो हमारा होता है P&L में शेड्यूल नंबर 13। आपको पता होगा दोस्तों 13 में हम पहली इनकम बैंक की लेते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स। अब ये 13 में है। सपोज आई एम गिवन ओपनिंग रिबेट आल्सो, मेरे पास ओपनिंग रिबेट भी है। अब यहाँ का अमाउंट हमारे पास है 50 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली, ये 50 लाख है और शेड्यूल नंबर 13 में हमें गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रीटमेंट देना है ट्रायल बैलेंस आइटम का। अब आपको याद करना है, इफ़ ओपनिंग रिबेट, अब यहाँ पे मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, जब ट्रायल बैलेंस में होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा दोस्तों, लिखा होगा फॉलोइंग इन द ट्रायल बैलेंसेस द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बिलो। तो वहाँ पे हमें ओपनिंग रिबेट का भी अमाउंट गिवन है। अगेन मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ओपनिंग रिबेट हमारे पास गिवन है ₹1 लाख, जो ट्रायल बैलेंस में है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ट्रायल बैलेंस में, और उसकी तारीख देखी है 1/1/2016, ये ओपनिंग बता रहा है। तो हमारा जो क्लोजिंग रिबेट है, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो ये हमें गिवन है ₹5 लाख, और इसकी तारीख हमें गिवन है, डेट गिवन है 31/12/16, ये बैलेंसेस गिवन है। देन हाउ टू ट्रीट। अब इसका सोल्यूशन होगा दोस्तों, जब हमें अपने शेड्यूल 13 में जाना है। सपोज आई एम प्रिपेयरिंग शेड्यूल 13 ऑफ P&L, क्योंकि पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो वहाँ पे हम ट्रीट क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, हमने यहाँ पे अमाउंट लेना है जो हमें गिवन है 50 लाख रुपीज़ इन आवर इलस्ट्रेशन। मेरी एग्जांपल में 50 लाख गिवन है। अब जो क्लोजिंग रिबेट है वो भी बैलेंस है,
और ओपनिंग भी बैलेंस। इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें ओपनिंग रिबेट को ऐड कर लेना है। ओपनिंग रिबेट विल बी एडिड। ओपनिंग रिबेट को हम ऐड करेंगे। जो मेरे एग्जांपल में 1 लाख है, जो मेरे एग्जांपल में दोस्तों गिवन है 1 लाख, उसको हम ऐड कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में आएगा 51 लाख इन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब जो क्लोजिंग रिबेट इफ़ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका जो हमारा इफेक्ट होगा दैट विल बी ओनली लायबिलिटी साइड। ये हम लायबिलिटी में लेंगे ओनली इन बैलेंस शीट। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग रिबेट ही ऐड होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ क्लोजिंग रिबेट इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, देन सिंगल इफेक्ट होगा इसका, देन सिंगल इफेक्ट विल बी ओनली, यहाँ पे हम लेते हैं ओनली इन बैलेंस शीट। अब इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे इन द शेड्यूल नंबर 5। तो ये हमारे शेड्यूल नंबर 5 में बैलेंस शीट में आएगा इन द हेड ऑफ अदर लायबिलिटीज़। तो ये हमें माइंड में रखना है। अगर हमारा क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ट्रायल बैलेंस में है, अगर हमारे सम में ट्रायल बैलेंस में है तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में और शेड्यूल नंबर 5 में होगा और अदर लायबिलिटी में आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी डिडक्शन नहीं होगी, ओनली ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ही ऐड होगा। ये हमें माइंड में रखना है। तो दोस्तों मैं सेकंड पॉइंट लेके चल रहा हूँ। अब अगेन मान लो हमारे पास है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अगेन मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हमारे पास 50 लाख ही है। अब यहाँ पे ओपनिंग रिबेट है, ये ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये हमें गिवन है 1116, जो मैंने पहले भी एग्जांपल लिया। ये हमें गिवन है 1 लाख, ये 1 लाख गिवन है। और जो रिबेट है क्लोजिंग, एक हमें एडजस्टमेंट में गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर। अब एडजस्टमेंट्स यानी आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस में लिखा है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये हमें गिवन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 दिसंबर 16 को जो रिबेट है वो हमें 5 लाख का गिवन है, बट गिवन इन द एडजस्टमेंट। ये हमें ट्रायल बैलेंस है, यहाँ तक ये ट्रायल बैलेंस है दोस्तों, जहाँ पे ओपनिंग रिबेट इंक्लूड है। ये हमारी एडजस्टमेंट्स में है। अगर ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो हम कैसे शो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों? ओपनिंग रिबेट तो हमेशा ट्रायल बैलेंस में ही होगा। अब मेन प्रॉब्लम है क्लोजिंग की। कभी क्लोजिंग हमारा ट्रायल बैलेंस में होता है, अगर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में है तो ओनली इन द लायबिलिटी साइड, अदर लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 5 बैलेंस शीट। अगर हमारा ये रिबेट क्लोजिंग रिबेट अगर एडजस्टमेंट में होता है, ओपनिंग तो ट्रायल बैलेंस में ही है, फिर हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो दोस्तों मेरे पास जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 लाख का ओपनिंग है और क्लोजिंग हमारा 5 लाख ही चल रहा है। अब मैंने क्लोजिंग को एडजस्टमेंट में माना। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों? तो सोल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले शेड्यूल नंबर 13 बनाना होता है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो नंबर 1 हमारा ट्रीटमेंट होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारे शेड्यूल नंबर 13 में आ रहा है और यहाँ पे मेन अमाउंट मेरी एग्जांपल का है 50 लाख रुपीज़। तो मैंने ये शो किया। इसमें हम ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्योंकि ओपनिंग हमारा जो है ना रिबेट
वो इनकम बन जाता है। लास्ट ईयर का जो हमने रिबेट बनाया, इस साल का जो रिबेट है वो हमारा इनकम बनेगा ओपनिंग, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, ये बनेगा 1 लाख। तो अगर हमारा ये ट्रीटमेंट है तो इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये बनेगा 51। और अगर हमारा क्लोजिंग रिबेट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, अब मैंने ज्यूम किया आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अगर क्लोजिंग रिबेट हमें आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो दैट विल बी डिडक्टेड, उसको हम लेस करेंगे। अगर दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस में होता है तब तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट नहीं आता। अगर ये एडजस्टमेंट में है, नोट करना, अगर ये एडजस्टमेंट में है तब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लेस होगा। और नेट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम अपनी एग्जांपल में शो करेंगे 46 लाख। तो ये मेरा 13 शेड्यूल बनेगा जिसका नाम होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। एक तो ये ट्रीटमेंट होगा दोस्तों, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट है, तो इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा ये भी हमें नोट करना है एडजस्टमेंट का, वो होगा हमारा शेड्यूल नंबर 5 ऑफ बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 5 में चले जाना है और उसका हेडिंग होगा अदर लायबिलिटी। तो वहाँ पे अदर लायबिलिटीज़ में हमें शो करना है यहाँ पे, जिसको हम लिखेंगे क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्योंकि क्लोजिंग का डबल इफेक्ट होगा क्योंकि वो एडजस्टमेंट में आ रहा है। और उसका अमाउंट कितना शो करेंगे 5 लाख। एक बार 5 लाख आपकी इनकम में लेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एक बार अदर लायबिलिटी में हमें शो करना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो अगर ये एडजस्टमेंट है तो दोस्तों ये हमें ट्रीटमेंट याद रखना। ओपनिंग तो आपको ट्रायल बैलेंस में ही मिलेगा, क्लोजिंग का ट्रीटमेंट हमें एक बार वहाँ पे लेस करना है इनकम को, एक बार हमें अदर लायबिलिटी में शो करना है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर किया। अब जो मेरा सेकंड टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, अब सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोविज़न फॉर बैड डेट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। अब मैं मेन पॉइंट ले रहा हूँ डिस्कशन का। अब लेते हैं हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ये कहाँ पे जाएगा दोस्तों? अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये हमारा जनरली अवेलेबल होता है इन एडजस्टमेंट। हमें ये कहा जाता है कि आपने प्रोविज़न बनाना है। सपोज़ हमने प्रोविज़न बनाना हो 2 लाख रुपीज़, ये हमें बनाना है गिवन इन द सम। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है दोस्तों, पहले मैं इसको ट्रीट करूँगा, उसके बाद हम करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को। ये हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा जो ट्रायल बैलेंस में आती है उनका सिंगल इफेक्ट है, चाहे वो बैलेंस शीट हो या ओनली प्रॉफिट एंड लॉस हो। जो एडजस्टमेंट है वो उनका डबल इफेक्ट। अब ये एडजस्टमेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, सपोज़ दोस्तों हमने यहाँ पे बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं यहाँ पे फिगर ले रहा हूँ अपनी, यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। तो इसका परफॉर्मा हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये हमारा मान लो कोई बैंक है, हम इसमें लेते हैं ऑफ लक्ष्मी बैंक। मान लो मेरा ये बैंक है, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट लिया। अब यहाँ पे हमने लिया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो ये होगा शेड्यूल नंबर, अब यहाँ पे आएगा 13, ये हमारा शेड्यूल है। अब यहाँ पे अमाउंट मैंने कितना लिया, सपोज़ मैंने अमाउंट लिया यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद, ओपनिंग और क्लोजिंग रिबेट को एडजस्ट करने के बाद हमने अमाउंट लिया है यहाँ पे दोस्तों, ये है 46 लाख, ये हमारा अमाउंट है। अब इसमें हमने और भी लिया, अब यहाँ पे 14 में हमारी होती हैं अदर इनकम। दोस्तों ऐसे हमारा बनता है और ये नंबर 1 होती है इनकम की। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, अब अदर इनकम मैंने मान ली है सपोज़ 3 लाख, तो टोटल हमारी इनकम कितनी बनी, अब यहाँ पे बनी 49 लाख। अब सेकंड में होता है हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में आता है दोस्तों, पहला होगा इंटरेस्ट
एक्सपेंडेड। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड दोस्तों है 15। सपोज़ इसका अमाउंट हमें गिवन है 10 लाख। ये मेरा एग्जांपल है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट डाल दी। अब 16 में होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे डेप्रीसिएशन, सैलरीज, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर यानी रिपेयर्स, एवरी एक्सपेंडिचर वी हैव टू इंक्लूड मिसलेनियस। तो इसका हमारा एग्जांपल है 5 लाख। तो ये मैंने एग्जांपल लिया। 49 लाख की हमारी इनकम है। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हमारा 15 है जो लेस हो रहा है। और इसी के साथ ही हम नोट करते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्रोविज़न फॉर बैड डेट। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट। दोस्तों जो मैंने एग्जांपल लिया प्रोविज़न फॉर बैड डेट। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन है। सपोज आई हैव एज्यूम्ड 2 लाख, 2 लाख का हमारे पास सम में गिवन है। तो हमने 2 लाख को यहाँ पे लिखना है प्रोविज़न फॉर बैड डेट। तो दैट विल बी आल्सो डिडक्टेड, हम उसको भी यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है हमारा जो प्रॉफिट है, अगर हम इसको प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे थर्ड जो हमारी स्टेज बनती है दोस्तों, वो है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब इस केस में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो हमने 49 लाख में 17 लाख को लेस किया तो प्रॉफिट हमारा आएगा 32 लाख। ये हमारा प्रॉफिट होगा दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट है 32 लाख। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, ये होता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे है तो ये हमने बना लिया। तो इसका मतलब प्रोविज़न फॉर बैड डेट आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नीचे ही आ जाता है एंड दैट विल बी डिडक्टेड, और इसका शेड्यूल नंबर कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरा पहला ट्रीटमेंट है। अब इसी का अगर हम सेकंड इफ़ेक्ट कहें, अब सेकंड इफ़ेक्ट ऑफ प्रोविज़न फॉर बैड डेट, अब इसका सेकंड इफ़ेक्ट क्या होगा। अब इसका इफ़ेक्ट होगा दोस्तों, अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स में एक हमारी आइटम आती है एसेट्स में, जिसको हम कहते हैं एडवांसेस। अब दोस्तों आपके एडवांस क्या होंगे, इसमें हम लेते हैं लोन्स, इसमें हम लेते हैं लोन्स गिवन टू कस्टमर, कैश क्रेडिट्स, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जो बैंक ने लोन दिए इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा, लोन्स भी होंगे, कैश क्रेडिट भी होगा, है ना। ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारे एडवांसेस होते हैं। तो जो भी एडवांसेस है, सपोज़ हमारे एडवांस यहाँ पे गिवन है 10 लाख रुपीज़। तो ये हमारा शेड्यूल नंबर दोस्तों हमें माइंड में रखना है। शेड्यूल नंबर होता है 9। अब यहाँ पे शेड्यूल नंबर 9 में हमारे पास होते हैं एडवांसेस। अब एडवांस कौन से हैं, जो बैंक ने लोन दिए, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे बैंक के लोन हैं। तो मान लो 10 लाख हैं। अब सेकंड इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पे हम लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट। तो हमें लोन में से जाके एडवांसेस में जाके प्रोविज़न फॉर बैड डेट को लेस करना है, जो हमारा अमाउंट गिवन है 2 लाख। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट हमारा यहाँ पे आएगा जो होगा लोन्स एंड एडवांसेस। नेट हमें शो करना है बैलेंस शीट में 8 लाख। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने कहा था कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमारा एक बार ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नीचे डिडक्शन होगी, ऑपरेटिंग के बाद की डिडक्शन होगी, उसके बाद इसको हमें लोन्स एंड एडवांसेस में लेस करना है, और उसका शेड्यूल होता है 9 नंबर बैलेंस शीट का, और इसमें हम लेस करेंगे 2 लाख। तो हमारे नेट लोन्स एडवांसेस जो एसेट होंगी बैंक की वो बन जाएंगी 8 लाख। तो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद जो मैंने ट्रीटमेंट करना है दैट इज़ रिगार्डिंग प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अब इसको थोड़ा सा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अब मेरी थर्ड एडजस्टमेंट है वो है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अब दोस्तों मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन रिक्वायर्ड है, इट इज़ कैलकुलेटेड ₹5 लाख।
अब यहाँ पे हमें 5 लाख गिवन है, तो सपोज़ हमने ये करना है, तो पहले ट्रीटमेंट हम इसका करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दोस्तों मैं वैसे ही दोबारा जो मैंने फिगर ली हैं उसके बेस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे विद फिगर हम शो करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आया था इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जिसका हमारा शेड्यूल नंबर तो यहाँ पे होता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स। तो शेड्यूल नंबर 13 में नंबर 1, जिनको हम इनकम्स कहते हैं, तो इसका एग्ज़ाम्पल हमने लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास था, जो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया, तो ये हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं जैसे हमने किया। तो 50 लाख हमारे पास जैसे वो रहा है 50 लाख जो हमने, तो नेट हमारे पास बना था 46 लाख। तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग रिबेट सपोज आई हैव एडजस्टेड, तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल था 46 लाख, और हमने यहाँ पे किया अदर इनकम। तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हम टैक्सेशन कैसे दिखाएंगे। अब अदर इनकम में हमारे पास था, अदर इनकम में अमाउंट हमने लिया था 3 लाख, तो ये टोटल बनेगा 49 लाख। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आया था, वो है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब बैंक के कौन से हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, सेविंग पे बैंक जो है ना इंटरेस्ट पे करता है, तो यहाँ पे हमने 15 लिया। तो सेविंग डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट है वो बैंक का एक्सपेंडिचर है। सपोज़ हमने यहाँ पे लिया था एग्ज़ाम्पल, ये था हमारा 10 लाख, मैं उसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में हमारी डेप्रिसिएशन, सैलरीज, एवरीथिंग जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, रिपेयर्स एट्सट्रा, वही हैव टू टेक। तो यहाँ पे हम ले देते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ मेरा एग्ज़ाम्पल रहा है 5 लाख, जैसे हमने पीछे भी एग्ज़ाम्पल लिया है 5 लाख, तो ये 16 का हो गया। उसके बाद मैंने लेटेस्ट अभी हमने लिया था प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। सपोज़ मैंने वही अभी जो एग्ज़ाम्पल लिया 2 लाख। अब हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी बनाना है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी करना है। सपोज़ इट इज़ 5 लाख। तो दोस्तों अगर तो ये कैलकुलेटेड है तो हमें यहीं पे 5 लाख डाल देना है, और नेट जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा वो होगा प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे हम लेते हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और हमारे एग्ज़ाम्पल में प्रॉफिट होगा यहाँ पे 49 लाख में हमने कितना लेस किया, यहाँ पे 15 to 17 तो 22 लाख, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर एग्ज़ाम्पल बनता है 27 लाख। तो ये हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर है। हमने 4 ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लेस कर देना है ऐड करके। तो मेरे एग्ज़ाम्पल में 27 लाख बनता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लास्ट में आता है आफ्टर प्रोविज़न फॉर बैड डेट। तो इसका पहला ट्रीटमेंट है अगर हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन देना हो। तो अगर हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन देना हो तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इज़ इन एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट। तो अगर हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है तब एक बार हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेस करना होगा, दैट विल बी 5 लाख। तो दोस्तों अगर ये परसेंटेज में है, सपोज़ हमें परसेंटेज में गिवन है, तो हमें क्या करना है 49 में पहले 17 लाख को लेस करना है। इफ़ इट इज़ इन परसेंटेज, तो मान लो ये 50% हमें टैक्स गिवन है, तो मुझे क्या करना है 49 में 17 को लेस किया, ये बनेगा 32 लाख, और उसका आधा जो होगा दैट विल बी 16 लाख। अगर हमारा परसेंटेज का एग्जांपल है, जितनी 3 ट्रांजैक्शन होंगे इनको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर हमें टैक्स लगा देना है। तो यहाँ पे मान लो 49 में हमने 17 को लेस किया, ये बनेगा 32 लाख, और उसका 16 लाख करके रिमेनिंग हमारा 16 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हमें अमाउंट गिवन है कैलकुलेटेड, तो हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट के बाद इसको लगा देना है इफ़ इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है। तो दोस्तों इसका मैं सेकंड इफ़ेक्ट बता दूं। अब सेकंड इफ़ेक्ट अगर हमें पता हो, अब इसका सेकंड इफ़ेक्ट होता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम शो करते हैं शेड्यूल नंबर 5 में
और यहाँ पे शो होगा अदर लायबिलिटीज़। तो अदर लायबिलिटी में हम शो करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट, और ये आएगा 5 लाख। इसका डबल इफ़ेक्ट होगा। ये इसलिए डबल इफ़ेक्ट है क्योंकि ये हमारी एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट का डबल इफ़ेक्ट है। सेकंड इफ़ेक्ट होगा, और ये हमारा 5 लाख अदर लायबिलिटी में आएगा, और ये हम दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर, सॉरी यहाँ पे दोस्तों हम दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन का डबल इफ़ेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो टैक्सेशन का डबल इफ़ेक्ट है। अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेट होता है दोस्तों, वो तो शेड्यूल नंबर 9 से लेस होगा, एडवांसी से लेस होगा, तो टैक्सेशन का प्रोविज़न हमारा अदर लायबिलिटी में जाएगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अगर हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इज़ गिवन ओनली इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर हमारा प्रोविज़न ओनली इन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, देन सिंगल इफ़ेक्ट, तो हमें माइंड में रखना है उसका सिंगल इफ़ेक्ट होगा, ये होगा शेड्यूल नंबर 5 ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जाएगा, और ये किस में जाएगा, अदर लायबिलिटी। तो अदर लायबिलिटीज़ में होगा ओनली। अब इसमें यहाँ पे हम ओनली कह रहे हैं, अगर ये कहाँ पे होगा, अगर ये ओनली इन ट्रायल बैलेंस में होगा। अगर एडजस्टमेंट में होगा तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आएगा, जहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट के इसके नीचे अगला ट्रीटमेंट होगा टैक्सेशन का, वो हम लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट होगा अदर लायबिलिटी। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अब इसके बाद मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ रहा हूँ। अब यहाँ पे होता है प्रोविज़न फॉर, अब यहाँ पे लेते हैं प्रोविज़न फॉर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। अब हमने प्रोविज़न फॉर डिविडेंड लिया है टू शेयर होल्डर 10% ऑन शेयर कैपिटल। अब मान लो शेयर कैपिटल बैंकिंग कंपनी की कितनी है, दैट इज़ 10 लाख। अब ये हमें देना है, एंड इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट। अब ये हमारा एडजस्टमेंट में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तक दोस्तों हमने वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इसका पहला इफ़ेक्ट क्या होगा, अब यहाँ पे एक बार मैं फिर ट्रीट कर रहा हूँ डिविडेंड के बारे में। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, अगर ये मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है, तो दोस्तों हम यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, मेरा पुराना एग्जांपल, पुरानी फिगर मैं लेके चल रहा हूँ। मान लो हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो मैंने वही लिया, ये शेड्यूल नंबर है 13, और यहाँ पे है 46 लाख सपोज। अब यहाँ पे हमारे पास थी अदर इनकम, तो मैंने शुरू में ही दोस्तों यहाँ पे अदर इनकम मैंने ली थी 3 लाख, जैसे मेरा एग्जांपल है। अब हमने लिया अदर इनकम, ये हमने मानी हुई है, ये 14 है, और ये रहेगा 3 लाख, तो टोटल बना 49 लाख। तो दोस्तों हमने शुरू में भी 3 लाख लेके चल रहे हैं, तो एक फिगर लेके हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अदर इनकम में 3 लाख ही लिया है, दैट इज़ माय पॉइंट। तो ये हमने 3 लाख लिया, इसमें हमने फिर मैंने शेड्यूल लेस किया, ये मेरा पहला शेड्यूल है, यानी 13, 14 पहला पार्ट। अब सेकंड में हम लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो ये हमारा 15 होता है। तो यहाँ पे हमने 10 लाख लिया था, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब हमारे कितने थे, 16 में 5 लाख। और हम आगे थोड़ा प्रोसीड कर रहे हैं, उससे आगे मैं चल रहा हूँ। सपोज़ हमारे पास आ गया प्रोविज़न फॉर बैड डेट। पहला पॉइंट बैड डेट का होता है दोस्तों, हमें याद रखना है। ये मान लो हमारी एडजस्टमेंट में था 2 लाख, उसके बाद हमारे पास आया प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, अब ये हमारे पास है 5 लाख। तो ये हमने लेस किया, यहाँ तक हमने लेस किया। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है मेरा एग्जाम्पल, अब हम लेते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब ईयर का नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो
तो यहाँ पे हमने 22 लाख को लेस किया तो 27 लाख हमारी एग्ज़ाम्पल में प्रॉफिट है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूँ। अब यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैसे डिविडेंड को ट्रीट करेंगे, थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी तक हमने निकाला प्रॉफिट ऑफ द ईयर, अभी तक हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा प्रॉफिट था 27 लाख। ये आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो 27 लाख। अब हमारे पास लेते हैं एट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। अब प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर ये भी अगर हमारे पास है, पेपर में सम में नहीं है, तो इसको हम टोटल प्रॉफिट ही कह देते हैं। ऐसे हम बनाते हैं सीक्वेंस में, तो ये रहेगा 27 लाख। तो नंबर 4 होता है दोस्तों एप्रोप्रिएशंस। अब मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन में नंबर 1 होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो दोस्तों हमें करंट ईयर प्रॉफिट का ही स्टैट्यूटरी रिजर्व देना है, ये हमें याद रखना है। तो हम स्टैट्यूटरी रिजर्व देते हैं 25%, ये हमने दिया स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो यहाँ पे हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व किया, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा 25%। तो ये हमने किया, तो इसका 25% का मैं एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ। ये बनेगा हमारा, ये होगा, ये बनता है 4624, उसके बाद 4, ये हमारा 7, ये बनेगा 6,75,000। तो इसका 25% हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये मेरा होता है पहला नंबर बारी है स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये हमें माइंड में रखना है। उसके बाद हम लेते हैं कोई और रिज़र्व। मान लो हमारी बुक में लिखा है ट्रांसफ़र टू, तो यहाँ पे हमने किसी रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र किया, तो ये भी हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र में हमें ये लेस करने हैं, जो भी अमाउंट हमें गिवन होगा। लेकिन पहले हमारा स्टैट्यूटरी होगा, जो भी हमारे रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र करना है दैट विल बी देयर। और कोई भी हमारा हो सकता है ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, तो ये भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये भी हमारा ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद हम देते हैं ट्रांसफ़र टू, अब यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट थी कि हमने डिविडेंड देना है, प्रोविज़न फॉर डिविडेंड, तो हमने शेयर होल्डर को देना है डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा या तो फाइनल डिविडेंड होगा, तो हम करते हैं अब ट्रांसफ़र टू डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। अब हमने कितना लगाया 10%, हमारे एग्जांपल में 10% ऑफ 10 लाख कैपिटल, सपोज कैपिटल है 10 लाख, तो हमें यहाँ पे अब 1 लाख रुपीज़ ये लेस करना है। तो ये हमने बनाया, स्टैट्यूटरी रिजर्व पहले लेस हो गया, उसके बाद और फंड, तो डिविडेंड टू शेयर होल्डर हमारा यहाँ पे आएगा आफ्टर स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये बनेगा 10 लाख। अगर कैपिटल है सपोज 10% 1 लाख। अब जो रिमेनिंग बैलेंस होगा ये हम ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस ट्रांसफ़र टू, अब इसको हम लिख सकते हैं बैलेंस शीट। अब हमने 7,75,000 को ट्रांसफ़र किया, तो ये बनेगा 19,25,000। ये मेरा एग्ज़ाम्पल है, ये बैलेंस को हमने ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरह हमें ध्यान देना है दोस्तों। ये मेरा पहला इफ़ेक्ट है अगर हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है डिविडेंड का पॉइंट। तो इसका सेकंड इफ़ेक्ट क्या होगा? अब दोस्तों इसका सेकंड इफ़ेक्ट होगा, ये हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 5, तो ये होगा अदर लायबिलिटीज़। तो अदर लायबिलिटी में हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे? डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तो इसका सेकंड इफ़ेक्ट होगा, ये हमें डिविडेंड देना है और अमाउंट इसका वही आएगा जो होगा 1 लाख। दोस्तों डबल इफ़ेक्ट है, एक बार सेकंड इफ़ेक्ट होगा तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। पहला इफ़ेक्ट है कि हमने आफ्टर स्टैट्यूटरी रिज़र्व जो हमारा 25% है, उसके बाद हमने और फंड में ट्रांसफ़र करना है और हमारा यहाँ पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर होगा 1 लाख और ये बैलेंस शीट में हमारा अमाउंट जाएगा। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, दैट इज़ द सिंपल पॉइंट, और हमें यहाँ पे इसको माइंड में रखना है। अब मैं दोस्तों एक और ले रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट, वो है अनक्लेम डिविडेंड।
अब अनक्लेम डिविडेंड ये कहाँ पे जाता है? मान लो ये हमें गिवन होगा इन द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, तो इसका सिंगल इफ़ेक्ट होता है यहाँ पे दोस्तों, हमें माइंड में रखना है, ये आएगा अनक्लेम्ड, जिसको अभी किसी ने नहीं किया, तो बैलेंस शीट में ही होगा, और ये होगा शेड्यूल नंबर 5 में, और यहाँ पे आएगा अदर लायबिलिटीज़। तो दोस्तों यहाँ पे अदर लायबिलिटी में और क्या आता है? एक तो अनक्लेम्ड डिविडेंड हो जाएगा, एक हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे अगर बैंक के गिवन है, बिल्स पेएबल हो जाएंगे, कोई क्रेडिट बैलेंस ऑफ एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कई बार होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ एडजस्टमेंट्स कई बार हमें गिवन होती हैं, तो ये भी हमारा अदर लायबिलिटी में आएगा। कोई भी अमाउंट पेएबल होता है, तो जो भी अमाउंट पेएबल्स हैं वो भी हमारे दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड होंगे, यानी आउटस्टैंडिंग जो भी हमारे होंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी हमारे होंगे, मिसलेनियस जो लायबिलिटीज़ होंगी, दैट विल बी कमिंग इन द अदर लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5, जिसमें हमारा अनक्लेम्ड डिविडेंड भी आ जाएगा। हमें माइंड में रखना है अनक्लेम्ड डिविडेंड विल बी इन द शेड्यूल नंबर 5। अब दोस्तों एक और पॉइंट है जो हमारे ट्रायल बैलेंस में होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्टूडेंट को कई बार परेशानी होती है। अब यहाँ पे ना कई बार हमें गिवन होता है ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पे लिखा होता है इंटरिम डिविडेंड, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो और फाइनल डिविडेंड हो। अब यहाँ पे लिखा है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर, मान लो मेरा एग्जांपल है वो हमें लिखा है 31/12/16 का, और ये हमें गिवन है रुपीज़, हमने 5 लाख गिवन है इन द ट्रायल बैलेंस। मान लो ये हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये हमें डिविडेंड गिवन है फाइनल डिविडेंड, तो ये पॉइंट लिखा है फाइनल, ये हमारा प्रपोज डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है, इसको आप प्रपोज्ड भी कह सकते हो, प्रपोज्ड इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। तो ये गिवन है 5 लाख। अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? तो इसका ट्रीटमेंट दोस्तों वहीं पे होगा जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बताया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये इनकम होगी, फिर होगा अदर इनकम, ये हमने फिर दोबारा करना है, फिर होगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये हमें पता है, ये ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी ब्रैकेट हो जाएगा। मान लो हमारे पास है प्रोविज़न फॉर बैड डेट, तो ये भी हमारा इन ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद मान लो हमारे पास है प्रोविज़न फॉर, अब यहाँ पे गिवन है टैक्सेशन, ये भी हमारा ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लो हमने ये कर दिया, टैक्सेशन भी माइनस कर दिया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड में हमें मिलेगा, जैसे आपको पता है वो हो गया नेट प्रॉफिट जो हमने अभी बताया। अब नेट प्रॉफिट, इसमें मैंने ओपनिंग प्रॉफिट को ऐड किया ऑफ लास्ट ईयर इफ़ गिवन, अगर हमें गिवन है ऑफ लास्ट ईयर तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। अब इसका इफ़ेक्ट होगा नंबर 4 जो हम लेंगे एप्रोप्रिएशंस में। कहने की बात ये है, अब सबसे पहले हम लेते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ करंट ईयर। अब करंट ईयर प्रॉफिट का लेंगे, ये हमारा करंट ईयर प्रॉफिट है, मान लो जो भी है ये करंट ईयर का हम लेंगे, 25% यहाँ पे लेस करेंगे। फिर हम कोई भी फंड में, अब यहाँ पे आता है मान लो कोई भी हमने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व फंड, तो ये भी हमारा ट्रांसफ़र हुआ। कोई हमने डिविडेंड इक्विलाइजेशन में किया तो ये भी हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तो प्रपोज डिविडेंड हम यहाँ पे लेंगे। अब मान लो मेरे सामने गिवन है प्रपोज डिविडेंड, हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, चाहे वो फाइनल है चाहे इंटरिम है। अब यहाँ पे हम 5 लाख रुपए लेस करेंगे, जो रिमेनिंग आंसर होगा वो होगा बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। तो दोस्तों इस तरह से हम बनाते हैं। ये मेरे इंपॉर्टेंट टिप्स थे जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि क्या करें
प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में, कैसे हम फाइनल अकाउंट में बनाएंगे। तो ये बैंकिंग कंपनी के लिए ये हमारे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। तो यहाँ पे कई बार हमारे पास स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कई बार प्रोविज़न फॉर बैड डेट होता है, टैक्सेशन भी हमें देना होता है, कई बार हमें डिविडेंड देना होता है, कई बार रिबेट की प्रॉब्लम आती है, कई बार अनक्लेम डिविडेंड होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे शो किया कि हाउ टू ट्रीट द इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो प्लीज़ गो विद दिस वीडियो कम्प्लीटली, ताकि आपके सारे डाउट दूर होंगे। जो ट्रायल बैलेंस में है ये हमें सम पेपर में देखना है। अगर ट्रायल बैलेंसेस है उसका सिंगल ट्रीटमेंट होगा, जो हमारी एडजस्टमेंट में होगा उनका डबल ट्रीटमेंट होगा, ये हमें माइंड में रखना है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट जनरली ये हमारा एडजस्टमेंट में होता है, तो इसका डबल ट्रीटमेंट है। जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है कई बार हमारा एडजस्टमेंट में है और कई बार हमारा ट्रायल बैलेंस में होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस में हम देते हैं, आफ्टर स्टैट्यूटरी रिजर्व के बाद प्रपोज डिविडेंड करते हैं। तो रिमेनिंग अगर हमारा एडजस्टमेंट में होगा तो अदर लायबिलिटी में डबल इफेक्ट हम दे देंगे प्रपोज डिविडेंड को। तो ये हमारी वीडियो थी दोस्तों।